नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। एक बार फिर मैं हूं सत्येंद्र धाकड़, आपके लिए लेके आया हूं हिंदी का एक और नया टॉपिक। आज मैं आपको बताने वाला हूं पत्र लेखन और इसके प्लस में निबंध लेखन। निबंध लेखन और पत्र लेखन दो पर हम बात करने वाले हैं। निबंध लेखन दुनिया में अब तो मोबाइल है, उसके बावजूद भी पत्र लेखन की ज़रूरत पड़ती है। हिंदी में परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 5 नंबर का पत्र लेखन आता ही आता है और 7 नंबर के हिसाब से लगभग ये आता है अपना निबंध लेखन। ठीक, टोटल मिलाकर के 12 नंबर की व्यवस्था है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों के नंबर यहीं पर कटते हैं। हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो इन दो टॉपिक में आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने पड़ेंगे। और पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पत्र लेखन। पत्र लेखन दो प्रकार से होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का नाम औपचारिक क्यों रखा गया? औपचारिक का मतलब होता है कुछ औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। जैसे आपके पास कोई बड़ा अधिकारी आया है, ठीक, तो आप उससे कैसे बात करते हैं? आप उसके साथ बहुत सारी औपचारिकताएं करते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, यहाँ बैठ जाइए, वो आएंगे तो खड़े हो जाइए। ये सब औपचारिकताएं। उनके सम्मान में माला पहनाइए, ये सब औपचारिकताएं। उनके सम्मान में अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करिए, ये भी औपचारिकता है। तो जब ये पत्र लिखा जाता है औपचारिक, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है? औपचारिक शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। ये किसके लिए लिखा जाता है? लिखा जाता है कोई भी अधिकारी हो। कौन हो? अधिकारी हो। अधिकारी, अधिकारी का मतलब थानेदार हो सकता है, एसपी हो सकता है, कलेक्टर साहब हो सकते हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो। ठीक, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो शासकीय हो। ठीक, दोनों में से किसी भी प्रकार का अधिकारी हो, या फिर वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो। ठीक, तो सीधी सीधी सी मतलब ये है कि अधिकारी हो या कहीं पर भी वो क्या हो, पदस्थ हो, कहीं पर भी उसका एक अपना बड़ा पद हो, उससे आपको कुछ काम निकलवाना है, तो उसके लिए आपको कौन सा पत्र लिखना पड़ेगा? औपचारिक पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे टीसी निकलवानी है तो आप औपचारिक पत्र लिखेंगे। आपको अपनी कॉलोनी में चोरी की घटनाओं की जानकारी देनी है और उसके लिए मदद मांगनी है तो थाने में औपचारिक पत्र लिखना पड़ेगा। कलेक्टर को सफाई के लिए अवगत कराना है तो औपचारिक लिखना पड़ेगा। टीसी लेने के लिए आपको यदि अपने बोर्ड में पत्र लिखना है तो औपचारिक लिखना पड़ेगा। ठीक, अब बात आती है औपचारिक अनौपचारिक की। अनौपचारिक में क्या होता है? जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सब के लिए जो पत्र लिखा जाता है उन्हें कहते हैं अनौपचारिक। इसमें अनौपचारिकताओं की कोई जरूरत है, इसमें ये औपचारिक वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपका रिश्ता है वो सीधे सीधे उसी रिश्ते के साथ अपना पत्र लेखन शुरू हो जाता है। आप भैया को लिख रहे हो तो आप उसमें सीधे भैया लिखिए। ठीक, अगर मान लो भैया आपके कहीं किसी पद पर हैं तो आप वो पद नहीं लिखोगे, आप अपना भाई लिखोगे, उसमें औपचारिकता नहीं होती। आप पिताजी के लिए लिख रहे हैं तो पिताजी लिखोगे, आदरणीय पिताजी। अब भले ही पिताजी आपके कलेक्टर हैं तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि आप अपने पिताजी से पैसे मांग रहे हैं तो लिखोगे कि आदरणीय श्रीमान कलेक्टर महोदय मुझे पैसे की देने की कृपा करें। नहीं नहीं नहीं, आप लिखोगे आदरणीय पिताजी। समझ में आया? तो इसमें औपचारिकताएं नहीं होती, इसीलिए इसका नाम क्या है? अनौपचारिक है। और ये आता है रिश्तेदारी में। रिश्तेदारी में जैसे भाई, ठीक, पिताजी, दोस्त, इन सब के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो मुझे लगता है कि ये कौन सा पत्र किसको लिखना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें एक पत्र और होता, हमने एक और सुना है। वो सुना है, होता नहीं है। ठीक, मैं आपको बता दूं, आप ये वीडियो देखते समय आपके दिमाग में जरूर आएगा एक प्रेम पत्र के बारे में, लेकिन प्रेम पत्र जैसी चीज़ें पेपर में नहीं आती। समझ गए ना? और जो लोग प्रेम पत्र ज़्यादा अच्छे लिखते हैं ना, उनके ये पत्र गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इधर ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम पत्र को थोड़ा सा साइड में रख दो और मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। हाँ, चलिए इधर आ जाओ। औपचारिक पत्र का प्रारूप आप कैसे लिखते हैं?
उसमें आपको कैसी भाषाएं उपयोग करनी पड़ती है। तो देखिए यहां से इतना, आप बोलोगे सर ये ऊपर वाला 2 क्यों हटा दिया, ये ऑप्शनल है, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, आप इसको नीचे यहां भी लिख सकते हैं, ठीक, ये कहीं पर भी लिखिए चलेगा। सेवा में के बाद क्या लिखते हैं कि आप जिनको पत्र लिख रहे हैं वो कौन सी सेवा में, कौन से पद पर हैं, वो प्राचार्य हैं, वो कलेक्टर हैं, वो थानेदार हैं, क्या है। तो सेवा में यहां पर लिखा जाता है पद, क्या लिखते हैं यहां पर, पद, ठीक। और नीचे वाली लाइन में पदस्थ स्थान, यानी वो कौन से स्थान पर पदस्थ हैं, वो प्राचार्य हैं तो कौन से स्कूल में है, यानी यहां पर आएगा पदस्थ स्थान, पदस्थ स्थान। और स्थान के नीचे मध्य प्रदेश, यूपी, जो भी उनका प्रदेश लगता है वो पूरा का पूरा। विषय में अपन लिखेंगे वो मूल बात जिसके लिए आप क्या लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। जैसे आप टीसी मांगना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, टीसी लेने होती, टीसी का मतलब शाला त्याज्य प्रमाण पत्र लेने हेतु आवेदन पत्र, ठीक। अगर आप चोरी की घटनाओं के लिए शिकायत करना चाहते हैं तो शिकायत हेतु आवेदन पत्र, ठीक। अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, रीचेकिंग में, यानी रीचेकिंग हेतु आवेदन पत्र, यानी आपकी उत्तर पुस्तिका को पुनः चेक किया जाए इसलिए आप यहां पर लिखेंगे। तो जो आपका मूल विषय है वो यहां पर, यानी मूल कारण, मूल कारण, यानी आपका जो मूल कारण होता है वो विषय में लिखा जाता है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद श्रीमान जी महोदय, अब वो जो महोदय अगर पुरुष है तो महोदय, और अगर मान लो पदस्थ अधिकारी महिला है तो आप लिखेंगे महोदया, ठीक, महोदया। इसके बाद इतना जो इलाका एरिया है ये मेन बॉडी होता है। इस मेन बॉडी में आप 3 हिस्से में लिखेंगे, कितने हिस्से में, 3 हिस्से में। और क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 हिस्सों में पहले हिस्से में आप अपना परिचय लिखेंगे। पहले में क्या लिखेंगे, आप अपना परिचय। जैसे सेवा में सविनय नम्र निवेदन है कि मैं अपने बारे में सत्येंद्र सिंह धाकड़ आपके स्कूल की कक्षा 12वीं के सेक्शन बी का छात्र हूं, तो यह आपका परिचय हो गया, ठीक। दूसरी में आपकी समस्या या चाहत, यानी आप क्या चाहते हैं सामने वाले से, आप चाहते हैं, आपको समस्या क्या है कि आपको टीसी चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यह है कि मैंने 12वीं आपके स्कूल से पास कर ली है, अब मुझे आगामी परीक्षा के लिए, आगामी शिक्षा के लिए उच्च शिक्षण संस्थान में जाना है जहां मुझे शाला त्याज्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ठीक। ये आपकी जरूरत हो गई, चाहत हो गई। उसके लिए तीसरी लाइन में क्या करें, उसे सविनय प्रार्थना, यानी आप जो भी चाहते हैं उसके लिए हाथ जोड़ करके विनती करो कि आप हमें हमारा शाला त्याज्य प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिए। पहली 1-2 लाइन में परिचय लिखिए, दूसरी 1-2 लाइन में आप अपनी समस्या, आपकी जो चाहत है वो लिखिए, और तीसरी में सविनय निवेदन कीजिए कि वो आपको आपकी चाहत पूरी करने की कृपा करें। अब आपकी चाहत कुछ भी हो सकती है, कलेक्टर को शिकायत करनी है, उत्तर पुस्तिका मंगानी है, टीसी लेनी है, अवकाश लेना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और आखिरी में लिखिए धन्यवाद, और अगर यहाँ तारीख नहीं लिखी है तो यहाँ लिखिए तारीख, और यहाँ अपना नीचे नाम लिख दीजिए। अब बात आती है, कभी कभी पेपर में क्या होता है, आपको पेपर में वो नाम दे देता है कि आप देवेंद्र हैं, आपका नाम देवेंद्र है और आप सरस्वती स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर नाम जो आएगा यहाँ वो देवेंद्र ही आएगा, अगर उसके पेपर में दिया है तो। और अगर पेपर में नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आप औपचारिक पत्र लिख पाएंगे। ठीक है दोस्त, एक बार देख लीजिए, जल्दी से क्विक में एक बार और बता देते हैं। यहाँ पद आता है, यहाँ पदस्थ स्थान आता है, इसमें मूल कारण आता है आप क्यों लिख रहे हैं। इतने मैटर को आप 3 चीज़ों में डिवाइड करिए। पहले पहचान लिखिए, फिर अपनी समस्या बताइए, फिर निवेदन करिए कि हमें ये ऐसा करने, हमारे लिए ऐसा करने की कृपा करें। आखिरी में धन्यवाद लिखिए या प्रार्थी लिखिए।
अगर पेपर में नाम दिया है तो वो लिखिए, नहीं दिया है तो अपना लिखिए, दैट्स इट। ठीक है दोस्त। अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब ये किसके लिए लिखना है? रिश्तेदारों के लिए लिखना है, भाई के लिए लिखना है, दोस्त के लिए लिखना है, पापा के लिए लिखना है, मम्मी के लिए लिखना है, दादा के लिए लिखना है, वगैरह वगैरह। ठीक, तो क्या इसका रूपरेखा क्या है? इसका रूपरेखा ये है कि भेजने वाले का पता, ये इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले भेजने वाले का पता लिखिए फर्स्ट नंबर पर ये। ठीक, दूसरे नंबर पर भेजने की दिनांक, पता लिखिए आपका जो भी है, मकान नंबर ये, कॉलोनी नंबर ये और नंगर ये वगैरह वगैरह, पूरा एकदम प्रदेश तक। जैसे यहाँ लिखा है देखो, विजयनगर सेक्टर 12 इंदिरा कॉम्प्लेक्स दिल्ली, हो गया ये आपका पता। उसके बाद भेजने की दिनांक मार्च वगैरह वगैरह। ठीक, तो मार्च 15 मार्च 3 मार्च वगैरह। ठीक, नीचे संबोधन, प्रिय गौरव। अब आप जिसे भेज रहे हैं, संबोधन यानी जिसे भेज रहे हैं, संबोधन किसको करना है? जिसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप अपने छोटे भाई को भेज रहे हैं और उसका नाम गौरव है, तो आप क्या बोलोगे? प्रिय गौरव। मान लीजिए आप अपने बड़े भाई को भेज रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? प्रिय बोलोगे? नहीं, आप बोलोगे आदरणीय भैया, भाई साहब। ठीक, पिताजी को भेज रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, मम्मी को भेज रहे हैं तो आदरणीय माताजी। ठीक, तो यहां पर संबोधन हम जिसको भेज रहे हैं वो। ठीक, नीचे अभिवादन, अभिवादन अगर मान लो आपसे छोटे को भेज रहे हो तो आप क्या बोलोगे? खुश रहो। आपसे बड़े को भेज रहे हो तो क्या लिखोगे? आप अपने से बड़ों को आशीर्वाद खुद नहीं दे सकते, आप उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, तो यहां लिखोगे क्या? जैसे बड़े भाई के लिए भेजते तो आदरणीय बड़े भैया, नीचे सादर चरण स्पर्श इस जगह पर। अगर आपने छोटे के लिए भेजा है तो क्या? प्रिय गौरव, और खुश रहो, चिरंजीवी रहो, स्वस्थ रहो, ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका दूसरा, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। उसके बाद ये जगह है, ये मुख्य संदेश है। इतना ये पूरा किस में आता है? ये आता है आपका मुख्य संदेश में, कि आप पत्र लिख क्यों रहे हो, बड़े भाई को पत्र क्यों लिख रहे हो सकता है आपको पैसा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? इसमें सबसे पहले, इस पूरे मटेरियल में सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ सकुशल होंगे। एक लाइन की तो ये हो गई। दूसरी लाइन में आप क्या लिखोगे? यानी इसको अपन 2-3 लाइनों में जैसे हमने डिवाइड किया था ना, कैसे? 1, 2 और 3, इस पूरे मैटर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहले में आप अपने बारे में, अपने बारे में लिखेंगे क्या? कि मैं यहां सकुशल हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी सकुशल होंगे। ठीक, दूसरे वाले में मुख्य कारण लिखेंगे कि आपने ये पत्र लिखा क्यों, कारण ये है कि आपको पैसे चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? कि मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है, इस हेतु मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। ठीक, तीसरा निवेदन करेंगे, निवेदन या आदेश। देखिए, आप अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो नीचे निवेदन करेंगे कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस मनी ऑर्डर पर इतने तारीख तक आप मुझे भेज देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और अगर आपसे छोटा है तो आप आदेश दे सकते हैं कि मैं इतने तारीख तक आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आपको आना ही है। ठीक, दोस्त को शादी में बुलाना है, पूरा का पूरा मैटर ऐसे ही सेट करना है। कैसे? जहां से भेज रहे हो दिनांक लिख दिया, संबोधन प्रिय दोस्त, दोस्त का जो भी है प्रिय दोस्त, नीचे उसका नाम। ठीक, और कैसे हो, मैं यहाँ सकुशल हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी शानदार रहे होगे। और आखिरी में जैसा कि मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे बड़े भाई की शादी इतनी तारीख की, इतनी तारीख मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, इतनी तारीख की है, तो उस तारीख को आपको आना ही है, हम सब परिवार आपकी प्रतीक्षा में रहेंगे। ठीक, तो ये आपका दोस्त है, इसीलिए आप उससे निवेदन नहीं करिए, आप तो उसको बोलिए कि आपको आना ही है, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तो ये होता है कौन सा तरीका? अनौपचारिक तरीका। कौन सा तरीका? अनौपचारिक। इसमें कहीं से कहीं पर भी कोई भी औपचारिकता नहीं रहती,
ऐसा नहीं रहता कि कुछ फॉर्मेलिटी चल रही है, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं होता, जैसा होता है हम वैसा ही बोलते हैं। ठीक है दोस्त, आखिरी में तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता, आप जो भी उनके लगते हो वो लिखिए। अगर माँ को भेज रहे हो तो आपका बेटा, पापा को भेज रहे हो तो भी आपका बेटा, बड़े भाई को भेज रहे हो तो आपका छोटा भाई, ठीक, छोटे भाई को भेज रहे हो तो आपका बड़ा भाई, समझ गए, और नीचे अपना नाम लिख दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये अनौपचारिक पत्र लिखना भी आप आराम से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख औपचारिक और प्रमुख अनौपचारिक पत्र, मैं आपको बता दूं एग्जाम में कौन कौन से आते हैं। तो एक छुट्टी लेने का अवकाश के लिए आता है, इसमें मैं सीधे सीधे नाम बोले देता हूं। एक अवकाश का आएगा, टीसी शाला त्याज्य प्रमाण पत्र लेने के लिए आएगा। तीसरा आएगा आपकी अंक सूची में कुछ बदलाव करवाने हैं तो बोर्ड के लिए लिखिए। चौथा, आपके यहाँ बहुत गंदगी है तो नगर पालिका के लिए लिखिए कि सफाई हो जाए। पांचवा, आपके यहाँ चोरी हो रही है तो थाने के लिए लिखिए। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट औपचारिक पत्र हैं जो आते रहते हैं। ऐसे ही अनौपचारिक पत्र, दोस्त को शादी में बुलाना है, बड़े भैया या पिताजी से मनी ऑर्डर मंगवाना है, छोटे भाई को शुभकामनाएं देनी है, छोटी बहन को शुभकामना दे दी हैं, दोस्त के बहुत अच्छे नंबर आए तो उसको मेरिट में शुभकामना देनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है आपके अनौपचारिक पत्र हैं। तो मुझे लगता है 5-5 मैंने नाम आपको गिनवाए हैं, इन 5-5 को आप अच्छे से याद कर लेना, और इनके अलावा भी कोई आएगा तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर पाएंगे, आपसे आराम से होगा, क्योंकि पत्र कभी भी याद नहीं किए जाते, पत्र का प्रारूप पढ़ना पड़ता है। आपको मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ से लिखनी है, कहाँ से शुरू करनी है, तो आप लिख पाएंगे। जिनका प्रारूप अच्छा होता है उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको आराम से क्लियर हो गया होगा कि पत्र में क्या करना है। नोट्स में आपको पूरे के पूरे पत्र मिलेंगे, तो वहां जाकर के एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। एक बार पढ़ना है, याद नहीं करना। ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि हिंदी याद नहीं की जा सकती। जो लोग हिंदी याद कर रहे हैं वो मतलब समझ लो कि हिंदी पढ़ ही नहीं रहे। हिंदी याद थोड़ी ना करते हैं दोस्त, हिंदुस्तान में रह के हिंदी कौन याद करता है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर। चलिए आगे नेक्स्ट, अगला टॉपिक है निबंध लेखन। यह भी एक अपना अच्छा वजनदारी रखता है पेपर में। क्यों? क्योंकि रूपरेखा लिखने के लिए आती है और कहीं विस्तार लिखने को आता है। तो टोटल मिलाकर के 5 से 7 नंबर का इसका मटेरियल है, पहले 10 नंबर का आता था। तो निबंध रचना में भी मैंने देखा है कई बार बच्चे निबंध घोट रहे हैं, निबंध याद कर रहे हैं, वो लगे प्रस्तावना याद करने के लिए, फिर उसकी मेन बॉडी याद करेंगे, फिर उपसंहार याद करेंगे। भाई मेरे, निबंध याद नहीं किए जाते, क्या करना पड़ता है, लिखना सीखते हैं। एक बार फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, आप एक भी निबंध याद मत करिए, जिंदगी में बहुत अच्छे निबंध लिख पाओगे, देखते रहिए। पहला, निबंध होता क्या है? तो निबंध के बारे में कहते हैं कि निबंध गद्य की कसौटी है, यानी गद्य और पद्य दो तरीके का हिंदी साहित्य होता है। तो हिंदी में गद्य और पद्य में अगर गद्य के अंदर सबसे अच्छी विधा है कोई, तो उसका नाम है निबंध। निबंध का मतलब क्या होता है? बंधी हुई रचना, यानी एक इतनी शानदार कसी हुई बंधी हुई रचना जो ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी रचना के अंदर ही पूरा का पूरा स्टोरी होती है, पूरा का पूरा भाव होता है और वो अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक, निबंध। एक अच्छे निबंध की विशेषता क्या है, ये विशेषता आपको आगे बताई जाएंगी, आगे आएंगी। ठीक, और निबंध की रूपरेखा, निबंध की रूपरेखा क्या है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, निबंध की रूपरेखा का मतलब होता है निबंध का प्रारूप, एक ढांचा। ढांचा क्यों? जैसे हम मकान बनाते हैं या कोई भी प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या करते हैं कि भाई यहाँ पिलर बना लेंगे, ये कर लेंगे। ऐसे ही निबंध लिखने से पहले हम क्या करते हैं, उसका ढांचा तैयार करते हैं। जैसे मान लो आपको दहेज प्रथा पर निबंध लिखना, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि दहेज प्रथा क्या है, यानी प्रस्तावना, दहेज प्रथा के कारण, दहेज प्रथा का प्रभाव,
दहेज प्रथा को रोकने के उपाय, आखिरी में उपसंहार। तो जो आप लिखना चाहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में उसकी हेडिंग लिखने को क्या बोलते हैं, यानी ढांचा, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्य बिंदु। क्या लिखते हैं? मुख्य बिंदु, और वो भी कैसे? क्रम में, यानी एक क्रम में मुख्य बिंदुओं को लिख दो तो वो बन जाती है आपकी क्या? रूपरेखा। ठीक, तो निबंध क्या है? निबंध के बारे में कुछ विशेष छोटी छोटी बातें थी वो मैंने यहां बता दी है। निबंध के बारे में बहुत विस्तृत पढ़ना है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये कौन कौन से निबंध आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से निबंध हैं, उनके बारे में जानकारी दी हुई है। तो पहले एक बार एक नज़र इन पर मार लेते हैं। आपको ये सारे के सारे निबंध पीडीएफ में मिलेंगे, एक बार नज़र मारनी, वहाँ भी हल्का हल्का सा पढ़ना है, आपको आराम से हो जाएगा। पहला, नारी शिक्षा। ध्यान देने वाली बात यह है कि निबंध हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में उस विषय पर आता है जो विषय अपने आसपास चर्चा में हो या चल रहा हो, देश में चल रहा हो, दुनिया में चल रहा हो। तो देखिए, नारी शिक्षा बहुत जोर शोर से चल रहा है और बड़े सालों से चल रहा है और कई सालों तक चलता रहेगा। ठीक है। प्रदूषण एकदम मान लो कि बढ़ता ही जा रहा है, तो ये प्रदूषण का टॉपिक कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा इस पर निबंध आता रहेगा। विज्ञान के लाभ, ओहो ये तो गजब की है। दुनिया में अगर किसी ने तरक्की की है तो सारी तरक्कियों के पीछे एक ही नाम है, उसे भी कहते हैं विज्ञान, तो ये भी आता रहेगा। समय का सदुपयोग, ये आपके लिए जरूरी है दोस्त। ये भले ही ये निबंध एग्जाम में कम आता है, लेकिन इस निबंध को आप जरूर पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्योंकि समय का सदुपयोग यदि आपको आ गया तो जिंदगी में सब आ जाता है। ठीक है दोस्त। देश प्रेम, राष्ट्र ही सब कुछ है, तो राष्ट्र की भावना जिंदा रहे। हम गुलाम थे, फिर आज़ाद हुए, आज़ाद के बाद आज से लेकर के आने वाली नस्लों तक आज़ाद रहेंगे, उसका एकमात्र कारण रहेगा देश प्रेम। ठीक। स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी के आने के बाद ये निबंध बढ़ गया है, ये पहले नहीं आता था, 2014 के बाद ये आपके सिलेबस में आ गया है। अब स्वच्छता बढ़ती जा रही है, स्वच्छ अभियान जारी है, तो ये निबंध भी आता रहेगा। भ्रष्टाचार और महंगाई, ओहो ये दो भाई बहन हैं, ये भाई है और ये बहन है, ये दोनों किसके बेटे हैं? ये ज़्यादातर तो राजनेताओं के हैं, उसके बाद में कुछ अफसरों के भी हैं, और ये मान लो कि हर जगह कहीं ना कहीं आपको ये भाई बहन हर किसी के परिवार में मिल जाएंगे। भ्रष्टाचार और महंगाई, दो संतानें दुनिया की सबसे बड़ी। बाल श्रम, बाल श्रम मतलब छोटे छोटे बच्चों से जो काम करवाए जाते हैं उनको कैसे रोक सकते हैं। हमारे देश में एक नोबेल पुरस्कार मिला था आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी को, तो उनको इसी विषय पर मिला था। उन्होंने बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया और ढेर सारे बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दी और उन्हें नेक बनाया, इसीलिए उन्हें पूरी विश्व की तरफ से क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। साक्षरता, पढ़ाई क्यों जरूरी है और आधुनिक ज़माने में पढ़ाई का क्या योगदान है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आजकल तो ये हालात हो गया है कि अगर दुनिया में कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो वाकई इस पूरी दुनिया में उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। ठीक। आतंकवाद एक समस्या, जैसे ये भाई बहन राजनेताओं के लगते हैं ना, कई लोगों को आतंकवाद का नाम सुनते से ही उनके दिमाग में एक ही नाम आता है, उनको लगता है पाकिस्तान, ऐसे ही कुछ। तो आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है, तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इस पर क्या बात की जाए, ये सब कुछ आपको निबंध में लिखना पड़ेगा। एक दो निबंध में आपको और जोड़ रहा हूं। अनुशासन, इससे मिलता जुलता है। एक है दहेज प्रथा, नारी के सम्मान से मिलती जुलती है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ज़्यादातर तो यही आते हैं, और इनके अलावा भी आपको बहुत सारे निबंधों की एक लिस्ट मिलेगी, तो वो आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका निबंध का काम बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक। अब निबंध लिखते कैसे वो आप आगे देखिए। पहले निबंध लिखते कैसे हैं, उससे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल हो और विषय अनुरूप हो। विषय अनुरूप मतलब जैसे मान लो विज्ञान के चमत्कार का निबंध लिख रहे हैं तो आप उसमें तकनीकी शब्द ज़्यादा उपयोग करें। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, रेल, ट्रेन, ये
एरोप्लेन, ऐसी चीज़ें ज़्यादा आनी चाहिए उसमें। तो ऐसे शब्द आए और भाषा ऐसी होनी चाहिए, सरल हो, जो पढ़ने में आसानी से समझ में आए और क्रमबद्ध हो, एक के बाद एक। विचारों का क्रमबद्ध रखें। देखो ऐसा नहीं है कि आपने पहले बार ट्रेन की चल रही, फिर बीच में आपने एरोप्लेन घुसा दिए, फिर एरोप्लेन से सीधे सीधे फिर आप कार पे आ गए, और उसके बाद में पता चला कि अब बीमारियों पे चले गए, बीमारियों के बाद में अपन इलेक्ट्रिसिटी पे चले गए, फिर लौट के बाद में फिर से एरोप्लेन पे आ गए। तो ऐसा नहीं चलेगा। एक टॉपिक को उठाया है, एक बात आपकी चल रही है, तो उस पैराग्राफ में एक कंप्लीट कीजिए, उसको दोबारा रिपीट मत कीजिए, और उसके बाद दूसरी शुरू कीजिए, तो फिर दूसरी को खत्म कीजिए। ठीक, इसे बोलते हैं क्रमबद्ध। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें, आपको विषय विस्तार में उप शीर्षक नहीं लिखने। एमपी बोर्ड में ऐसा नहीं करना। एमपी बोर्ड में आप हेडिंग्स लिख सकते हैं, यानी एमपी बोर्ड के लिए बात सही है, लेकिन वही चीज सीबीएसई में बोर्ड में बात ये गलत है। यानी यहां पर हेडिंग्स लिखी जाएंगी और यहां पर हेडिंग्स नहीं लिखी जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड में क्या करते हैं, बिना हेडिंग के उपसंहार तो लिखते हैं और प्रस्तावना भी लिखते हैं, दोनों लिखा जाता है, लेकिन जो मेन बॉडी होती है उसमें हेडिंग नहीं लिखते, उसमें पैराग्राफ चेंज कर करके बिना नंबर के ऐसे ही लिखते जाते हैं अपन सीधे। अनुच्छेदों में, इसे बोलते हैं अपन अनुच्छेदों में ही लिखे। अनुच्छेदों को क्रम संख्या न दें, यानी नंबरिंग भी नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा। तो ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए केवल। ठीक, एमपी वाले बोर्ड में आप जितनी ज़्यादा हेडिंग डालिए, जितने ज़्यादा नंबरिंग करोगे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। थोड़ा सा अपोजिट है यहाँ पर। और अन्य जैसे एमपी और सीबीएसई के अलावा जो सीबीएसई, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, ये लोग वहाँ की गाइडलाइन का पालन करें। ठीक है, देखिए विचारों की पुनरावृत्ति से बचें। आपने कहा कि पहली एक लाइन लिखी और एक लाइन में लिखा कि विज्ञान, आज का युग विज्ञान का युग है और इस युग में विज्ञान के बिना जिंदा नहीं रह सकते। फिर 2-3 लाइनें आपने और लिखी, फिर उसके बाद फिर रिपीट कर दी, आज के युग में विज्ञान ही आत्मा हो गई है, विज्ञान के बिना रहा नहीं जा सकता। फिर 4-5 एक लाइनें और लिखी और फिर आपने फिर वही लाइनें लिखी, विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं है। फिर भाई कर क्या रहे हो, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बार बार लिखे जा रहे हो, ऐसे निबंध नहीं होता। निबंध लिखने के लिए बातें अलग अलग होनी चाहिए, अर्थ क्रम में होना चाहिए, समझ गए? यानी ज़्यादा बातें कर लिखिए और अलग अलग तरीके की लिखिए, लेकिन विषय से मिलती जुलती लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद उसे पढ़िए, लिखने के बाद निबंध को एक बार जल्दी से रीड जरूर करना। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं कहीं छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं तो वो साफ हो जाती हैं। आखिरी में अगला क्या है, आवश्यक सुधार कीजिए। आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसको थोड़ा सा कट कीजिए। विशेष रूप से भाषा संबंधी त्रुटियां दूर करें। देखिए आप सुधार में क्या कर सकते हैं, भाषा में जहां हो सकता है कि ब यूज हो रहा है ये और आपने लिख दिया हुआ, तो उम्मीद करें आप उसको वापस यही कर दें। ठीक, कहीं आपको स यूज हो रहा है और आपने लिख दिया श, तो बाद में उसे ये करें। यानी भाषा रूपी जो विकार हैं उनको आप जरूर शुद्ध करें, हिंदी में देखा जाता है। इस समय विषय संबंधित कथन, ठीक, काव्य पंक्तियां और सूक्तियां याद आती हैं तो उन्हें जोड़ सकते हैं। देखिए अगर कोई भी पैटर्न पर, किसी भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं तो कोशिश करें 2 लाइन की शायरी, 2 लाइन का दोहा, चौपाई, कुछ भी याद आता है तो वो जरूर लिखें। कहाँ पर? सबसे पहले प्रस्तावना के ऊपर उसी से शुरू करें और नीचे उपसंहार के नीचे भी लिखें और बीच बीच में भी लिख सकते हैं तो सोने पर सुहागा। ठीक, आप जितने स्लोगन लिखोगे, जितनी शायरियाँ लिखोगे, उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको तो आज समझ में आ रहा होगा ये बात मेरे से यहाँ पढ़ने के बाद, कि मैं जो शायरी लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ कि कवि होने के नाते, वो कितनी काम की चीज़ है। आप देखिए पढ़ाई में भी काम आती हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि शायरियाँ सिर्फ लाइक करने, कमेंट करने काम आते, नहीं, आपको शायरियाँ आती हैं तो आप बनाइए, खुद की लिखो और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है अब देखिए निबंध लेखन, अब आया आखिरी में कि आपको निबंध लिखना कैसे है।
इतनी सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद अब अपन पहुंचे हैं निबंध को लिखने के तरीके पर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, प्रश्न में दिए विषय शीर्षक पढ़कर अपने विचारों को भूमिका या प्रस्तावना, विषय वस्तु, उपसंहार में बांट लें। यानी यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है आपको, रूपरेखा। मैंने कहा कि जैसे भाई 4 निबंध आए, विज्ञान का चमत्कार आया है, दहेज प्रथा आया है, नारी का सम्मान आया है और पर्यावरण प्रदूषण आया है। आपको लगता है इनमें से कि हम एक का चयन करेंगे, तो पहले एक का चयन करिए। आपने किया कि हम पर्यावरण प्रदूषण लिख रहे हैं, ठीक, हेडिंग डालिए पर्यावरण प्रदूषण, डल गई। अब आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। क्या डालेंगे, और रूपरेखा में क्या लिख देंगे, मुख्य बिंदु। क्या लिखेंगे, मुख्य बिंदु। आपको लगता है हम 5 हेडिंग लिखेंगे, तो 5 हेडिंगें लिखो रूपरेखा में। प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है, प्रदूषण का कारण लिखेंगे, ठीक है, प्रदूषण का प्रभाव लिखेंगे, ठीक है, प्रदूषण से बचने के उपाय लिखेंगे, ठीक है, और आखिरी में उपसंहार लिखेंगे। तो जितनी हेडिंग आप अंदर लिखने वाले हैं उतनी हेडिंग आप पहले लिख लो। इसे कहते हैं रूपरेखा। समझ गए। इसके बाद शुरू करें। पहली हेडिंग भूमिका के साथ या प्रस्तावना के साथ। भूमिका को बोलते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन लिखने के पहले कोशिश करें कि विषय से संबंधित कोई काव्य पंक्ति आए, ठीक, या सूक्ति आए, या कोई घटना याद हो, तो उसे निबंध में जरूर लिखें। समझ गए आप। जैसे यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये नारी के लिए लिखा हुआ है कि भाई जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां देवता भी निवास नहीं करते। तो ऐसी कुछ अच्छी अच्छी लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी, और जो निबंध आपने चयनित किया है उसके अनुसार ऊपर 1-2 लाइन जरूर लिखें। उसके बाद अपनी प्रस्तावना प्रारंभ करें। ठीक है दोस्त। फिर आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु में आपको क्या करना है, विषय का विस्तार कीजिए, और विस्तार में आप कितनी हेडिंग डालें, कम से कम 3, मिनिमम 3 हेडिंग डालें। एमपी बोर्ड वाले और सीबीएसई वाले 3 पैराग्राफ लिखें, बड़े बड़े अनुच्छेद। पहली हेडिंग में क्या कि वो है क्यों, उसकी वजह से कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है। दूसरी हेडिंग यानी उसकी वजह से दुनिया में क्या हो रहा है, और तीसरा कि उससे बच कैसे सकते हैं। ठीक, तो ये यानी है क्या, प्रभाव और निवारण, ये 3 मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज में 3 चीजें ये घुसा हुआ। और जब आपको निबंध के देखोगे लिखे हुए मिलेंगे तो उनमें ज्यादातर इन 3 बातों से लिखी हुई हेडिंग आएंगी। तो 3 हेडिंग ये लिखें, इनमें कंप्लीट अच्छा सा लगभग 201 वर्ड शब्दों का तालमेल रखें। उसके बाद आखिरी में आएगा आपका उपसंहार। इसमें लिखा जाता सार और निष्कर्ष, यानी आप जो निबंध लिख रहे हैं वो लिख क्यों रहे थे, उसका मूल उद्देश्य क्या था। उद्देश्य, जैसे आप दहेज प्रथा लिख रहे थे, दहेज प्रथा क्यों लिख रहे थे, दहेज प्रथा जमाने में होनी चाहिए इसीलिए, नहीं, दहेज प्रथा जमाने में नहीं होनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए दुनिया क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, इन सब बातों का जिक्र भी हमें इसमें अंदर करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए, समस्या के समाधान या समाधान हेतु, यानी जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर की जा सकती है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं खुद अपनी तरफ से। तो अपने सुझाव, हम ये कह सकते हैं कि भाई सभी लड़के लड़कियों को खुद आगे आकर के कह देना चाहिए कि हम नहीं लेंगे, न दहेज लेंगे न दहेज देंगे। पर्यावरण प्रदूषण का न प्रदूषण करेंगे न प्रदूषण करने देंगे। तो इस तरीके की भावना, इस तरीके की बातें सब आपको किस में लिखनी पड़ती हैं, उपसंहार में लिखनी पड़ती है। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये निबंध लिखने का प्रारूप है। अगर ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया दोस्त, तो पक्का कह रहा हूं जवाबदारी के साथ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
एक बार निबंध की रूपरेखा याद करिए, 5 लाइन 6 लाइन हेडिंग याद करिए, उनके अंदर का मटेरियल एक बार दिमाग में कि हाँ इसमें ये लिखना, इसमें ये, इसमें एक फ्रेमवर्क सेट कर लीजिए, उसके बाद निबंध याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हमने पत्र लिखना और निबंध लिखना सीखा है। हमने पत्र याद करना और निबंध याद करने की बात नहीं कही है, बार बार इस बात को कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं दोस्त, क्योंकि आप लोग इनको याद करने जाओगे तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपका मानसिक विकास कमजोर है। हिंदी पढ़ रहे हो, इनको विस्तार दीजिए, आप अपने मन से लिखिए, आपके अंदर बहुत सारे भाव हैं, मन में भाव नहीं है तो थोड़ा सा अध्ययन कर लो, लेकिन आप अपनी भाषा में लिखिए, एक सीक्वेंस बनाइए और उसमें उन चीज़ों को माला में जैसे फूल पिरोते हैं ना, वैसे पिरो दीजिए, एक शानदार निबंध निकलेगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, दोस्तों को भी कहें कि हमारे आपके सबके सर सत्येंद्र सर नाम मात्र फीस में आप सबके लिए हिंदी लेके आए हैं। जिस हिंदी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इंग्लिश की कोचिंग पढ़ते हैं आप, केमिस्ट्री फिजिक्स सबकी कोचिंग पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी की कोचिंग नहीं पढ़ते, हिंदी स्कूलों में भी ठीक से नहीं पढ़ाई जाती, तो उस हिंदी की बात करने के लिए हम खड़े हैं। और आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात को आगे तक पहुंचाया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा और मैं और अच्छे आपके लिए काम कर सकूँगा। ऐसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद।